पिछली वीडियो में हमने बात की कुछ महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में। आज हम इस वीडियो में सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करिए और पहले की वीडियो देखिए। तो देखते हैं सिंधु घाटी की विशेषताएँ, कौन कौन सी विशेषताएँ इसकी हैं। तो सबसे पहला आता है आपका नगर योजना। देखिए, यहाँ की जो नगर योजना पूरे विश्व में उस समय प्रसिद्ध थी और आज भी उस प्रकार का जो नगर नियोजन है अभी विकसित नहीं हो पाया है। इसमें था क्या, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके से सड़कें होती थी। इसको ग्रिड पद्धति बोलते थे। ग्रिड नहीं, एक तरीके से जाल टाइप से होता था। वहाँ पे क्या, एक मान लीजिए अंधा भी होता था तब भी वो आराम से एक आइडिया से चल सकता था वहाँ पे। और क्या था इसमें, और जो घर होते थे उनके मुख्य द्वार, अब जैसे आज क्या होता है कि जो मेन गेट होता है वो जो मेन रोड होता है उस पर खुलता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होता था ऐसा। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो पीछे छोटी छोटी गलियाँ होती थी वहाँ पे वो गेट खुलते थे, लेकिन जो मुख्य उनके सड़कें होती थी वहाँ पे उनकी खिड़कियाँ खुलती थी, यानी कि बिल्कुल उल्टा होता था, आज के ज़माने से बिल्कुल उल्टा। यानी कि मेन रोड पे उनकी खिड़कियाँ और जो मुख्य द्वार उनके पीछे खुलते थे, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज में क्या है, आज जो मेन गेट है मुख्य रोड पे, मेन रोड पे, और उनका जो खिड़कियां वगैरह हैं वो पीछे खुलती हैं। ये देखिए, कोई एक फोटो यहाँ पे बहुत अच्छा सा है, किस तरीके से ग्रिड पद्धति यहाँ पे अपनाई गई है। देखिए ये रोड है, इस तरीके से ये रोड है और बीच में ये ब्लॉक बने हुए, ये घर हैं, ये जो खुदाई से जो प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से कितना अच्छा वहाँ का व्यवस्थित रूप से ये पूरी कॉलोनी बनाई गई है, ठीक है। अब देखिए, फ़ोटो डालने का मतलब ये होता है कि आपका एक दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, फ़ोटो बन जाएगी किस तरीके से वहाँ पे कैसा होता था, तो आप चीज़ों को ज़्यादा काफ़ी समय तक याद रख सकते हो। आगे है, यहाँ से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं उन ईंटों का जो रेशियो है 4-2-1 है, यानी कि 4 क्या है आपकी लंबाई है, 2 क्या है चौड़ाई है और आपका 1 क्या है ऊंचाई है। इसमें क्या है, साथ में हर घर में आपका रसोई घर, स्नान घर और आंगन, यानी कि आपका किचन होता, बाथरूम, लैट्रिन, सब कुछ मिलता था। शौचालय भी वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं कई जगह। अब आप देखिए, इस समय गांव में जाइए, कई घरों में ऐसा है कि आपका पर्टिकुलर वहाँ पे शौचालय नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय होता था। साथ में क्या है, 2 मंजिला मकान भी होने के साक्ष्य मिले हैं। अब बताइए कैसे पता चला होगा कि ये मकान 2 मंजिला बना होगा। उससे क्या है कि ऊपर सीढ़ियाँ मिली हैं, जैसे एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, पहली मंजिल है, तो छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ मिल गई वहाँ पे। तो इससे इतिहासकारों ने सोचा कि भाई अगर सीढ़ियाँ हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर भी लोग रहते होंगे। अगर ऊपर लोग रहते होंगे तो ऊपर कुछ ना कुछ बनाया होगा। इस तरीके से देखिए, यहाँ की जो सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली थी, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था किस तरीके से जल निकास प्रणाली उनकी होती थी। ये देखिए, ये मेन नाली है और नाली को उस समय क्या बोलते थे, मोरी, यानी कि मोरियाँ बोलते थे। और इन पे जो है इस तरीके से ईंटें ढक दी जाती थी, यानी कि ऊपर से बिल्कुल नहीं दिखेगा। जैसे आप देखिए, आप कितनी गंदगी रहती है नालों में, दिखता रहता है रोड के किनारे किनारे, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था, एकदम फिक्स था, रोड के किनारे किनारे आपकी नालियाँ वो भी ढकी हुई मिलती थी, ईंटों से ढकी हुई होती थी। तो बहुत ही बेहतरीन उम्दा तरीके से वहाँ की जो जल निकास प्रणाली है वो बनाई गई थी। अगला आपका आता है सामाजिक दशा। अब इसमें हम क्या देखेंगे, सामाजिक दशा में जो वहाँ का समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। अब इसको कैसे पता लगाया गया, जैसे मैंने आपका पहले लेक्चर में बताया था, उसमें क्या था, एक पेंटिंग मिली थी घड़े पे, उसमें मातृ देवी की यानी कि उर्वरा देवी की पेंटिंग थी। उसमें क्या था कि एक महिला लेटी हुई है और उसके गर्भ से यानी उसके पेट से क्या निकला हुआ है, पौधा निकला हुआ है। तो उसी को इतिहासकारों ने मान लिया कि भाई यहाँ पे और मोस्टली करीब 70% यहाँ की जो मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं या मोहरें मिली हैं, उनमें महिलाओं के चित्र हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ की जो सामाजिक दशा थी वो महिलाओं के लेकर की बहुत ही सुदृढ़ थी, यानी कि वहाँ का पूरा समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, महिलाओं की चलती थी वहाँ पे। साथ में जो यहाँ पे समाज था वो 4 वर्गों में डिवाइड था। पहला विद्वान, योद्धा, व्यवसायी और श्रमजीवी। विद्वान में कौन लोग आते होंगे, पुरोहित लोग हो गए, वैद्य लोग हो गए, प्रकांड करने वाले पंडित लोग हो गए। इस तरीके से योद्धा जो निगरानी करते थे, जैसे द्वारपाल हो गए या लड़ाई करने वाले हो गए। व्यवसायी जो बिजनेस करते थे, श्रमजीवी मजदूर हो गए। तो इस तरीके से ये 4 वर्गों में वहाँ का समाज डिवाइड था, बटा हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ऋग्वेद आया, ऋग्वेद में जो है आपके 4 वर्णों
का अलग अलग से उल्लेख कर दिया गया, तो वो हम आगे पढ़ेंगे उसमें। अगला आता है नंबर 3 पे, मनोरंजन के साधन। भाई अगर लोग होंगे तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ टाइम पास के लिए करते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई 24/7 काम करते रहे होंगे। तो यहाँ के लोग शतरंज, जुआ, नृत्य, संगीत आदि से मनोरंजन करते थे। मैंने बताया था आपको कि शतरंज का जो खेल है वो सिंधु सभ्यता से ही शुरुआत होता है। क्यों, ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि कई स्थलों से शतरंज की गोटियाँ वहाँ से मिली हैं, तो इसीलिए यहाँ से माना जाता है ऐसा कि जो शतरंज का खेल है वो इसी सभ्यता की देन है। नंबर 4 पे आता है मृतक संस्कार, यानी किस तरीके से यहाँ पे शवों को दफनाया या जलाया जाता था। तो अभी तक इतने स्थल 1000-1200 के आसपास स्थल प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन किसी भी स्थल में ऐसा पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं कि शव को दफनाया जाता हो, यानी कि जलाया जाता हो। तो इसीलिए, लेकिन कई जगह कब्रिस्तान तो मिले हैं, कहीं 3 लोगों का मिला है, कहीं 2 लोगों का मिला है, कहीं झुंड, जैसे हड़प्पा से देख लीजिए आप, R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला था। तो उस तरीके से यहाँ पे कब्रिस्तान ज़्यादा मिले हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग सबको दफनाए, सबको जलाने के पश्चात उसकी राख को किसी पात्र में भरकर जमीन में गाड़ देते थे। यानी कहीं 1-2 स्थल हैं जहाँ पे जलाने के भी साक्ष्य मिले, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ के जो मृतक संस्कार है वो कैसा था, जमीन में केवल खोद करके गाड़ दिया जाता था, जैसे आज मुस्लिम समुदाय में ऐसा होता है, उसी तरीके से। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसका, कृषि पे। कृषि यहाँ का क्या था, देखो जो यहाँ का प्रमुख व्यवसाय ही कृषि था, क्योंकि इतना वहाँ के बाहर से लोग कनेक्ट नहीं हो पाए थे, कुछ ही स्थल कनेक्ट थे। इसमें क्या है, पत्थर का हंसिया प्रयोग करते थे। अब पत्थर का हंसिया क्यों प्रयोग करते थे, इसका रीजन क्या था कि लोहे का ज्ञान नहीं था। अब भाई आपको होगा कि लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन पीतल और कांसे का ज्ञान तो था। आपको इसके लिए बता दें भाई, अगर पीतल की आप हंसिया या ऐसे कोई धारदार चीज़ बनाओगे तो जितने उसको पतला करते जाओगे ना, उतना ही वो लचीला होता जाएगा। यानी कि उससे हम काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी इंसान उससे काम नहीं कर सकता, क्योंकि इतना वो लचीला बन जाएगा। तो इसीलिए पत्थर की हंसिया प्रयोग करते थे वहाँ पे। और सबसे पहले सिंधु सभ्यता में ही कपास की खेती की शुरुआत हुई, और इसकी ग्रीक लोग इसको क्या बोलते थे, हिंडन बोलते थे। वो 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिले, जिसमें जौ, गेहूँ, चना, राई, इस तरीके से बहुत सारी फसलें हैं। अगला आता है लिपि, यानी कि क्या ये पढ़ना या लिखना जानते थे? तो बिल्कुल जानते थे। और यहाँ पे जो उनकी लिपि के हैं वो 400 चिन्ह मिले हैं, लगभग 400 चिन्ह मिले। मैंने बताया था जब मैंने एक देवनागरी लिपि का लेक्चर लिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, उसको देखिए जाकर, बहुत अच्छा है वो। तो लगभग 400 चिन्हों की पहचान हुई, लेकिन अभी तक इनको समझने की स्थिति नहीं है, यानी कि अभी तक ये समझा या पढ़ा नहीं जा सका है। और लिपि कैसी थी, भावचित्रात्मक। क्यों भावचित्रात्मक, क्यों ये, क्योंकि यहाँ के जितने भी सिंबल थे वो किसी ना किसी, जैसे मछली का हो गया, बादल का हो गया, कुछ त्रिशूल बना दिया, इस तरीके से चित्र बना के वो लोग लिखते थे। और इस लिपि को क्या बोलते थे, वेस्ट्रोफोदन, और इसको गौमूत्रिका लिपि भी बोलते थे। और ये जो थी राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है, दाएं से बाएं। और आज की जो हम देवनागरी लिपि है वो कैसे लिखते हैं, वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। आगे देखते हैं इसे लिखते थे, जैसे ये देखिए यहाँ पे मछली का ये सिंबल आपका है, ये इस तरीके से कुछ बना दिया, ये पता नहीं किस तरीके से, उनका कुछ ना कुछ अपने भावनाओं को व्यक्त करने का कुछ तरीका हो यहाँ से, तो इस तरीके से मिला। लेकिन अभी पढ़ने में इसकी कोई भी तकनीक नहीं है कि इसको हम पढ़ सकें या कोई भी इतिहासकार इसको पढ़ सकें। अगला सेक्शन आता है आपका धार्मिक दशा का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धार्मिक दशा यानी कि यहाँ पे पूजा करते थे कि नहीं करते थे, किस प्रथा को मानते थे। तो मात्र देवी के उपासक थे, जैसे आपको बताया कि उर्वरा देवी की पूजा करते थे, यानी कि मात्र सत्तात्मक था। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई अगर देवता होगा तो वो लेडीज होगा, तो इसीलिए मात्र देवी के उपासक थे लोग। और पशुपति नाथ के साथ में पूजा करते थे, इसमें कई सारी मोहर पे उनका चित्र मिला है, ठीक है। वृक्षों में क्या, वृक्षों में पीपल और महुआ, तुलसी, और पशुओं में कुबड़ वाला बैल, साथ में सांप की पूजा करते थे, यानी कि प्रकृति की भी पूजा करते थे। प्रकृति की कैसी, भाई ये देखो जो वृक्ष हैं तो प्रकृति अपनी, पशुओं को भी मानते, जैसे हम आज के हिंदू समाज में देखें तो गाय की पूजा करते हैं, तो इसीलिए गाय की भी पूजा करते हैं। नाग पंचमी पे हम सांप को दूध भी पिलाते हैं, तो इसीलिए वो प्रथा कहाँ से चली आ रही है, सिंधु सभ्यता से चली आ रही है। आगे पक्षियों में कबूतर की पूजा करते थे, और ये बहुत कम, आपको कम जगह मिलेगा, और इसको फाख्ता बोलते थे।
अगर आप कोई कई सारी किताबें पढ़ोगे तो उसमें कबूतर नाम नहीं मिलेगा, फाख्ता मिलेगा, फाख्ता। ठीक है, तो उसको याद रखना, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कबूतर की पूजा करते थे। साथ में जो स्वास्तिक चिन्ह हैं, आज जो देखते हुए घरों में कुछ भी पूजा होती है तो सबसे पहले वही बनाया जाता है। इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी शायद पॉइंट होते हैं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो स्वास्तिक का चिन्ह सूर्य को समर्पित होता था और इसीलिए ये सिंधु सभ्यता की यहाँ से शुरुआत होता है और आज तक ये प्रथा चली आ रही है। ठीक है, तो ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता हो गई। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।